हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें क्या है, ये पहला चैप्टर है एनाटमी और फिजियोलॉजी का, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जीएनएम में भी है। इसमें बेसिक चीज़ें होंगी, इसमें ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन में चाहिए होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनाटमी क्या होता है? एनाटमी जो होता है ये एक स्टडी होता है। किस चीज़ का स्टडी होता है? बॉडी और उसके ऑर्गेनाइजेशन का। जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है, उन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को हम एनाटमी कहते हैं। एरिस्टोटल पहला इंसान था जिसने इस वर्ड को बोला था, एनाटमी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कटिंग अप और टेकिंग अपार्ट, किसी भी चीज़ को काट के दूर करना। ठीक है, और लैटिन वर्ड जो डाइसेकेयर होता है वो भी इसी का सेम मीनिंग ही होता है। उसका मतलब भी, डाइसेकेयर का मतलब भी यही होता है, कटिंग अप और या फिर टेकिंग अपार्ट। ठीक है, ह्यूमन एनाटमी जो होता है, ह्यूमन एनाटमी जो है सबसे पहले जो पढ़ाया गया था वो हिप्पोक्रेट के द्वारा ग्रीस में पढ़ाया गया था, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है, ये था एनाटमी। एनाटमी क्या था कि जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो एनाटमी है। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? अब ये जो कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड है हमें ये तो पता चल गया, अब वो क्या फंक्शन कर रहा है बॉडी के स्ट्रक्चर में, उसका क्या फंक्शन है, कि वो कोई डिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंटली मेंटेन कर रहा है कि नहीं, हमें ये सारी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं, जिससे एक जो हेल्थ होता है और लाइफ होता है वो मेंटेन रहता है किसी इंडिविजुअल का, इन सब की स्टडी को ही हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शन की स्टडी करना, बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उनके फंक्शन की स्टडी करना। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट का फंक्शन क्या है उसकी स्टडी करना, कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, इन सब चीज़ों की स्टडी करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इसमें कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके नाम में ही है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसके नाम को ही देख लेते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब हो गया आउटर, बाहर की साइड। सेल्यूलर यानी कि सेल्स के आउटर साइड में। फ्लूइड, जो भी बॉडी फ्लूइड सेल्स के आउटर साइड में होगा उसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सेम इसका अपोजिट, जो भी लिक्विड कंटेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा उसे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहा जाएगा। और अब आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या होता है? ये दो सेल्स के बीच में जो स्पेस मौजूद रहता है वहाँ पे जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। फिर आता है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? ये एक तरह के एक आयन या मॉलिक्यूल या फिर कोई मॉलिक्यूलर ग्रुप होता है जो कि किसी और केमिकल एंटाइटी से जाके या केमिकल ग्रुप से जाके जुड़ जाता है, जिससे कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स या बड़ा कोई एटम बनता है या कुछ और चीज़ बनता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रोटीन्स जो बनता है वो कैसे होता है, वो कई सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, ठीक है, उस जुड़ने के बाद जो एक प्रोडक्ट हमें मिलता है वही तो प्रोटीन है। तो सेम वही लिगेंड्स क्या होते हैं, वही चीज़ होती है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ मिलकर बड़ी चीज़ बनना। अगला इसमें आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? एक सेल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वाइट ब्लड सेल्स को मान लो। इनका काम क्या होता है? ये जो भी वेस्ट मटेरियल्स हो गया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई बाहर का फॉरेन बॉडी हो गया जो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम्स या टिश्यू में आ गया हो, उसको निगलता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। किसी भी सेल द्वारा कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया या बॉडीज़ हो गई या कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई वेस्ट मटेरियल को एनगल्फ करना, निगलना या फिर एब्जॉर्ब करना, इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं? ये एक तरह का पोजीशन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको डिवाइड करते हैं हम बॉडी के पार्ट्स को, या फिर बॉडी को ही डिवाइड करते हैं अलग अलग प्लेन्स में। जैसे इसमें फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन कहा गया है इसको। ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, फ्रंटल पार्ट और बैक सेक्शन।
फ्रंट का सेक्शन और बैक सेक्शन, जो कोरोनल सूचर होता है वहाँ से ये चीज़ डिवाइड होता है, ये कोरोनल सूचर से। रेड कलर का ये जो दिख रहा है आपको, जो ग्रीन कलर में है ये सजाइटल प्लेन। ये क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड करता है, मीडियन भी बोल सकते हैं, इक्वली लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है। तीसरा है एक्सियल या फिर हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन। ये क्या करता है, बॉडी को दो सेगमेंट में बांटता है, अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट। ओके, तीन तरह के मेन एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं। पहला है कोरोनल या फ्रंटल प्लेन, जो कि बॉडी को फ्रंट और बैक सेक्शन में डिवाइड करता है। दूसरा सजाइटल, जो कि बॉडी को लेफ्ट और राइट में इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल, जो कि अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। ओके, फिर आते हैं बॉडी की कैविटीज़। बॉडी में टोटल कितने कैविटीज़ होते हैं? मेनली ये होते हैं, 4 ही कैविटीज़ माना जाता है, लेकिन और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, लेकिन मेजर जो है वो 4 कैविटीज़ ही हैं। बॉडी की कैविटी है क्या? वो एक कैविटीज़ का मतलब होता है स्पेस, बॉडी में स्पेस होना, यानी बॉडी कैविटीज़ एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ये कैविटीज़ क्या करती हैं, ये हेल्प करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको सेपरेट करती है, एक दूसरे ऑर्गन के अंदर ना चले जाए ताकि, तो उन्हें सेपरेट करने में भी हेल्प करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये कौन सी हैं कैविटीज़, ये देख लेती हैं। पहला है क्रेनियल कैविटी, फिर थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। इसमें ये सारे कैविटीज़ दिए हैं, जैसे ये देख लीजिए, क्रेनियल कैविटी हो गया, जैसे वर्टिब्रल कैविटीज़ में दिखाया गया है, वो क्या हो गया, ये जो वर्टिब्रा हो गया, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे वर्टिब्रल कैविटी कहते हैं। फिर ये थोरैसिक कैविटी, जो ये लंग्स वगैरह जो जिस पोर्शन में आते हैं। फिर हो गया ये एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक। ठीक है, ये तो हमारी कैविटीज़ थी, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज़। ठीक है, अब कैविटीज़ के बारे में और आगे देखते हैं। क्रेनियल कैविटी क्या होती है? क्रेनियल कैविटी जो होती है वो 8 फ्यूज्ड क्रेनियल बोन्स से मिलकर बनी होती है। जब 8 अलग अलग बोन्स जब एक साथ फ्यूज़ होती है तो वहाँ पे एक हॉलो स्पेस हो जाता है। हॉलो स्पेस का मतलब खाली जगह हमारे हेड में, तो उस पोर्शन को हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। अब क्रेनियल कैविटी में क्या क्या कंटेंट है? उसमें है फ्रंटल बोन है, ऑसिपिटल बोन है, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन। अब हम आगे जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें इन सब चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे इनके बोन्स हैं जो कि क्रेनियल कैविटी के अंदर आती हैं। फिर आती हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या है? ये एक तरह की मेजर कैविटी है हमारी बॉडी में, जो कि ये पर्पल कलर में जो दिख रहा है ये है हमारा थोरैसिक कैविटी। ये क्रेनियल कैविटी था, ये रेड कलर टाइप जो दिख रहा है। फ्रंटल बोन आगे की तरफ को है, ऑसिपिटल बोन पीछे की तरफ को है, टेम्पोरल, पैराइटल, ऐसे ही हर जगह है। ठीक है, और थोरैसिक कैविटी ये पर्पल कलर में। इसमें क्या क्या कंटेंट आता है? इसमें मेनली ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, लंग्स आता है, हार्ट आता है, ईसोफेगस, लिम्फ वेसल और नर्व्स। ठीक है, देखो ट्रैकिया जो हो गया, ये ट्रैकिया इधर आ गया, और लंग्स ये पर्पल कलर में है, हार्ट ये ब्लूइश कलर में है हार्ट, ईसोफेगस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जितनी भी नर्व्स और वेसल्स जितनी भी आएंगी वो सारी भी इसी में इंक्लूड होंगी थोरैसिक कैविटी में। अगला देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो होता है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट कैविटी होता है, और एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया है? ताकि ये क्लिनिकली बहुत हेल्पफुल रहे, ताकि कोई भी अगर डिजीज़ या कुछ हो तो उसको हम लोकेट कर सकें। पेन इसके 9 रीजन्स हैं, तो 9 रीजन्स में भी डॉक्टर पहले जब एग्ज़ामिन करता है तो पूछता है कि कौन से साइड में पेन हो रहा है, या ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, या स्वेलिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा। तो वो सारी चीज़ें पूछता है ताकि वो करेक्ट डायग्नोसिस या फिर करेक्टली बता सके कि क्या दिक्कत है या कहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि वो अलग 9 रीजन्स जो है वो अलग अलग ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन से ऑर्गन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके 9 रीजन्स देख लेते हैं। ये 9 रीजन्स हैं। पहला रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, जिसमें लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, फिर दूसरा रीजन जो है वो है एपीगैस्ट्रिक रीजन। एपीगैस्ट्रिक रीजन में जो आएगा वो है स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, ड्यूडेनम, स्प्लीन, एड्रेनल ग्लैंड्स।
फिर तीसरा आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जिसमें स्प्लीन आ जाएगा, कोलोन आ जाएगा, लेफ्ट किडनी आ जाएगा और पैनक्रियास आ जाएगा। फिर चौथा है राइट लंबार, जिसमें गॉल ब्लैडर, लिवर और राइट कोलोन आ जाएगा। पांचवा है अम्बिलिकल रीजन, जिसमें अम्बिलिकस, जिसको नेवल कहते हैं, फिर पार्ट्स आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का और ड्यूडेनम आ जाएगा। फिर छठा जो पोर्शन है या छठा रीजन जो है वो है लेफ्ट लंबार रीजन, जिसमें डिसेंडिंग कोलोन और लेफ्ट किडनी आएगा। ठीक है। फिर सातवां जो रीजन है वो राइट इलियक रीजन है, जिसमें अपेंडिक्स और सीकम आता है। और यहाँ पे जो पेन जो रिप्रेजेंट करता है लोअर पोर्शन में, ठीक है, राइट इलियक पोर्शन में, इसमें मेनली जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो माना जाता है अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होना। आठवां जो रीजन है उससे कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सिग्मॉइड कोलोन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, ये सारी इसमें आती हैं। फिर लास्ट हमारा है लेफ्ट इलियक रीजन, जिसमें डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है। अगर यहाँ पे से अगर हम पूछा जाए, कोई डॉक्टर पूछता है कि कहाँ पे पेन हो रहा है, तो बोलते हैं कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या मिडिल में हो रहा है, या ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, या मिडिल में हो रहा है। तो ये इसीलिए पूछा जाता है ताकि पता कर सके कि कौन से ऑर्गन में दिक्कत आ सकती है या कौन से ऑर्गन की वजह से पेन हो रहा है। तो इसके अंदर जो कंटेंट्स आते हैं वो है स्टमक आता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट्स, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनीज, और जो अपर पार्ट है यूट्रस का, एड्रीनल ग्लैंड्स आ जाएगा, कई सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, नर्व, लिम्फ नोड्स, ये सारी चीज़ें हमारी एब्डोमिनल कैविटी में आती हैं। ये एब्डोमिनल पेन का है कि जो बता सकते हैं कि हाँ कहाँ पेन हो रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट रीजन में अगर पेन है तो मेनली वो हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, या हेपेटिक एब्सेस की वजह से, कॉलिसिस्टाइटिस की वजह से, कोलेंजाइटिस, गॉल स्टोन, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो भी आ सकता है वहाँ पे। अगर उससे नीचे आ रहा हो पेन तो किडनी स्टोन की दिक्कत है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं इसमें है, अब देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि इसके बारे में हम आगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा चौथा कैविटी है, वो है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के लोअर एंड से स्टार्ट होता है, मतलब नीचे तक। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, यूरेथ्रा होता है, और लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मेल्स में क्या क्या चीज़ें और ऐड होती हैं इसमें पेल्विक कैविटी में, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, वॉस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स और यूरेथ्रा। और फीमेल्स में जो होगा वो ऐड होगा इसमें यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, ओवरीज और वजाइना। ठीक है, ये था हमारा कैविटीज़। अगला इसमें सारे ऑर्गन के जो जितने भी हमारे सिस्टम हैं बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे। टोटल हमारी बॉडी में 11 सिस्टम्स हैं। ठीक है, जैसे इंटेग्यूमेंट्री हो गया, जैसे इसमें दिख रहा है इंटेग्यूमेंट्री हो गया, वो कार्डियोवैस्कुलर हो गया, रिप्रोडक्टरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। ऐसे कई सारे 11 सिस्टम्स हैं हमारी पूरी बॉडी में। तो एक एक करके सारे सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर? मेनली स्किन होता है, हेयर होता है और नेल्स होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये है स्किन के लेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। तो ये है फंक्शन इसका क्या है, ये एक मेजर सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। स्किन हमारा 5 सेंस ऑर्गन में से एक है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन में हेल्प करता है। जब गर्मियाँ होती है तो स्वेटिंग जो होता है वो इसी वजह से होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि तापमान को
अंदर और बाहर के तापमान को समान करने के लिए भी बोल सकते हैं, रेगुलेट करता है वो। जो भी हमारे वेस्ट होती है बॉडी के अंदर, उस बॉडी के वेस्ट को उसकी स्वेट के थ्रू बाहर निकालना, जितना भी है एलिमिनेट करना बॉडी वेस्ट को। ठीक है, ये हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम था। ये हमारे लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कह सकते हैं, और इसके नीचे जो आ जाएगा वो मसल लेयर आ जाती है। फिर तो मेन 3 लेयर्स हैं हमारे स्किन के। फिर आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में मेन क्या क्या चीज़ें हैं? बोन्स हैं, जॉइंट्स है, और कुछ कार्टिलेजेस हैं, एसोसिएटेड कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, बोन्स वगैरह देख लेते हैं। ये है बोन्स इसके, जैसे ये क्रेनियम बोन्स हो गया, फेस बोन हो गया, ये स्कल बोन कहलाता है। फिर क्लाविकल, स्कैप्यूला, स्टर्नम, रिब्स, ह्यूमरस, वर्टिब्रे, हिप बोन, अल्ना, रेडियस, कार्पल, जिसके बारे में हम स्केलेटल सिस्टम में और पढ़ेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और बॉडी को प्रोटेक्ट करना और बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करना। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में मेन क्या चीज़ें हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये इसके टाइप्स हैं मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के। तो जिसके बारे में हम आगे मस्कुलर सिस्टम में भी इन सारे जो सिस्टम है इन सबको एक एक करके सारे चैप्टर्स एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम हो या स्केलेटल सिस्टम हो या फिर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो या जो भी सिस्टम है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी मूवमेंट्स में स्केलेटल मसल क्या करता है? बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है, पॉस्चर को मेंटेन करता है और हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। ये सारे मसल्स के नेम्स हैं, जैसे टेम्पोरलिस हो गया, ट्रापेजियस हो गया, डेल्टॉइड हो गया, फ्रंटालिस। ठीक है, ये सारे जो है ये मसल्स के नेम हैं जो कि आगे जाके याद करने हैं, ये सारे मसल्स के नेम। चौथा आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेनली ये ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ना ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसके सब पार्ट्स जो होते हैं, नर्व्स हो गया, गैंग्लियन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, बॉडी का इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, सबको ये रेगुलेट करना, इम्पल्सेस जनरेट करना और सेंसेशन पहुंचाना, सब कुछ काम जो होता है ये नर्वस सिस्टम ही कर रहा होता है। जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, चाहे जो भी फंक्शन हो रहा हो हमारी बॉडी का, सब कुछ इन नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और इनके कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जैसे आई, ईयर हो गए, इन सब की वजह से होता है। पांचवा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? ये एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी बॉडी के कई सारे काम हो सके। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरीज या टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड। मेल्स में टेस्टिस होता है, फीमेल्स में ओवरीज होती है। ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें ये देख लो पिनियल ग्लैंड कहाँ पे सिक्रेटेड लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, और ये किडनी के ऊपर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, मेल्स में टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये सारी जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। फंक्शन इसका जो है वो है कि बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको रेगुलेट करना। कैसे? हार्मोन्स को रिलीज़ करके, हार्मोन रिलीज़ करके ये रेगुलेट करता है बॉडी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अगला है हमारा यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है? किडनी आ गया, जैसे इसमें देख रहे हो किडनी आ गया, यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरिथ्रा आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये यूरिनरी सिस्टम में आता है। यूरिनरी सिस्टम का काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और एलिमिनेट करना। किसको? यूरिन को। यानी कि यूरिन को प्रोड्यूस भी किडनी करता है, यूरिनरी सिस्टम करता है, उसको स्टोर भी यूरिनरी सिस्टम करता है और एलिमिनेट भी यूरिनरी सिस्टम ही करता है। ये क्या और एक इसका काम क्या है? ये हमारे बॉडी में
जो भी ब्लड के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करता है और जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसे भी मेंटेन करता है, और बॉडी के अंदर जितना भी एसिड बेस बैलेंस होता है उसे भी मेंटेन करता है। कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। फिर सातवां है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नाम में ही है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब हो गया वेसल्स। ठीक है, तो हार्ट, इसके क्या मेन कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे? हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भी दो तरीके के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन्स क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तीसरा, ब्लड। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना पूरे वेसल्स में और हर जगह पहुंचाना। ठीक है, ब्लड क्या करता है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है सेल के पास, और वहाँ से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से ले लेता है। सेल को क्या देता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और लेता क्या है? वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये आर्टरीज और वेन्स हो गई। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती है। सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो है अयोर्टा होती है, और सबसे बड़ी वेन्स जो होती है वो होती है वेना कावा। आठवां आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ क्या होता है? एक कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि जब हम इसमें जब वो हो रहा होता है, ब्लड ट्रांस इधर उधर जा रहा होता है वेन्स के थ्रू, उसके छोटे छोटे और वेन्यूल्स होते हैं, उससे छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उसके थ्रू जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो दो सेल्स के बीच में कुछ फ्लूइड रह जाता है, उस बचे हुए कलरलेस फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, लिम्फ उसको कहा जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो ग्रीन कलर की जितनी भी दिख रही हैं ये लिम्फ वेसल्स हैं, और इसके बीच में जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये लिम्फ नोड्स होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? ये ब्लड के जो प्रोटीन्स, जो भी फ्लूइड, जो भी सेल्स के बीच में फंस गई थी उनको रिटर्न करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया, टॉक्सिन और दूसरे फॉरेन बॉडीज़ को टिश्यू से रिमूव करने में हेल्प करता है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट प्ले करता है ताकि इंटेस्टाइनल जो फैट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? ये बी और टी सेल्स के साय जो भी है, बी और टी सेल्स जो हैं उनको मैच्योर और प्रोलिफरेट, आगे बढ़ने का मदद करता है और जगह देता है, साइट होता है यहीं पर। लिम्फेटिक सिस्टम में ही बी और टी सेल मैच्योर और प्रोलिफरेट होते हैं, यानी कि आगे को बढ़ते हैं। नवा आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबको पता है क्या क्या आते हैं। फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स को विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, और फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है जहाँ से विंड भी जाता है और फूड भी जाता है। ठीक है, फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है। फिर उसके बाद जाके अलग होता है लैरिंग्स में, सॉरी, लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स होता है, सॉरी, ट्रैकिया होता है विंड पाइप। फिर वो बाद में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया और ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो होता है वो हमारा फूड पाइप होता है, और ट्रैकिया जो होता है वो विंड पाइप होता है। इसमें क्या क्या आता है? लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब हो गया, ट्रैकिया, लंग्स। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन, इनहेल्ड एयर से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना ब्लड में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेकर बाहर को एक्सहेल कर देना। ठीक है, ये इनका मेन फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर रेगुलेट करना। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जैसे नेजल कैविटी हो गया, ये फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, फिर ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्रैगम और ब्रोंकियोल्स। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें आता है माउथ आता है, फिर फेरिंग्स आ गया, ईसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन नहीं आता, हाँ स्प्लीन भी है, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रिया, सब कुछ। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सभी को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि खाना पचाना, डाइजेशन ऑफ फूड।
फिर उसके बाद है जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी उस डाइजेशन से मिल रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर है जितने भी वेस्ट, अब जितना एब्जॉर्ब कर लिया वो तो रह गया, अब जो बच गया है वेस्ट मटेरियल उसको भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि दो हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें मेनली है ओवरीज आती हैं, यूट्राइन ट्यूब्स आती हैं, यूट्रस आता है, वजाइना और मेमरी ग्लैंड्स। इनका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है कि गैमेट के प्रोडक्शन करना। गैमेट यानी कि ओवम, जो कि 12th में भी पढ़ा होगा ओवम के बारे में कि वो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन होता है कि हार्मोन्स को प्रोडक्शन करना, रिलीज करना, ताकि रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हो सके। और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, या फिर एक्सियल हेयर्स का ग्रोथ होना, या फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना फीमेल्स में, ये सारी डेवलपमेंट हो सके, इसलिए वो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लास्ट इसका फंक्शन है मेमोरी ग्लैंड्स, जो होती है वो लैक्टेशन के लिए हेल्प करती है। जब डिलीवरी हो जाती है बेबी का, मदर जब डिलीवर करती है एक बेबी को, उसके बाद फिर उसको जो फीड करते हैं वो उस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं, जो बेबी को फीड किया जाता है मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क को, ठीक है। ये मेन फंक्शंस थे इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अगला आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें डायग्राम है, ये फीमेल ऑर्गन्स हो गया, ये मेल ऑर्गन हो गया, ठीक है। इसमें आता है टेस्टिस आ गया, डक्टस डिफरेंस आ गया, जैसे कि वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर सेमिनल वेसिकल हो गया, जो कि स्पर्म को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेमिनल वेसिकल ही प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, जो कि एक मेल गैमेट होता है स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, फिर पेनिस हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पहला तो गैमेट फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा। फिर होता है हार्मोन्स को रेगुलेट करना, वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे मेल्स में एडम्स एप्पल, जो लैरिंग्स का साइज बढ़ना होता है, ठीक है, एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन होना, वॉइस में चेंजेस आना, हाइट में इंक्रीज होना, ऐसे कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं मेल्स में भी। तो उन सबको भी होने के लिए हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन है इसका पेनिस का। पेनिस जो होता है ये एक तरह का मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, उसी के मदद से स्पर्म जो होती है वो फीमेल ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाता है। तो एक तरह का पेनिस जो होता है एक तरह का कैरियर होता है स्पर्म का। ये इन दोनों के ऑर्गन्स हो गए, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन में जैसे दिख रहा है ब्लैडर हो गया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, वॉस डिफरेंस, यूरेटर पेनिस, एपिडिडाइमिस, टेस्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हैं। फीमेल ऑर्गन्स में क्या क्या है, फिलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ओवरी है, फिम्बरी है, सर्विक्स है, एंडोमेट्रियल लेयर है और वजाइना है। ये सारी फीमेल ऑर्गन्स हैं। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक ही है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जल्दी ही आ जाएगा, वो है सेल। अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सेल है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो सेल है वो मैं बहुत जल्दी ही वीडियोस की भी बनाऊंगी। थैंक यू।